चलिए फ्रेंड्स, तो वही डिस्कशन हम कर रहे थे, ग्राफ्स का एक डिस्कशन और बचा है, वो कर लेते हैं। लिख लीजिए आप क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट is projected up with an initial speed of 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब अप से मतलब वर्टिकली अप अगेंस्ट ग्रेविटी। ऊपर देखा है इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है अगेंस्ट ग्रेविटी। जी को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो वही है, ड्रॉ इट्स स्पीड टाइम, distance time, velocity time for both acceleration time और फिर displacement time। ये सब ग्राफ्स बनाने हैं आपको। displacement time ग्राफ्स ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट किया है हमने, जमीन से वर्टिकली ऊपर फेंका है ऑब्जेक्ट को, और उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। जो रिटार्डेशन है ग्रेविटी का, जो ग्रेविटी का रिटार्डेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको इसकी स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम और एक्सटी ग्राफ वगैरह बनाने हैं। ठीक है, तो पहले तो एक्सीलरेशन वाली बात का मीनिंग रख लेते हैं। अगर रिटार्डेशन 10 है भाई, अगर ग्राफ बनाना है तो पहले सपोज जैसे स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो मेरे को t = 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे स्पीड की कुछ वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए, तभी ग्राफ बना पाऊंगा। लिख दीजिए, टू ऑब्टेन, टू ड्रॉ अ ग्राफ, to draw a graph, we should find some points, 2-3 points कम से कम मिल जाएं। So to draw a speed time graph, we should be able to think of the value of speed. We should be able to think of the value of speed at various instants of time, at a few instants of time. We should be able to think of the value of speed at few instants of time. तो अगर इसका रिटार्डेशन 10 है ना, अगर रिटार्डेशन 10 है तो फिर एक बात क्लियर है कि 1 सेकेंड तक उठने के बाद उसकी स्पीड 10 से कम हो जाएगी। ये लिख दीजिए, आफ्टर राइजिंग अप फॉर ईच 1 सेकेंड, और आफ्टर राइजिंग अप फॉर ईच 1 सेकेंड, the speed will decrease by 10 meter per second. The speed will decrease by 10 meter per second. ठीक है ना, क्योंकि रिटार्डेशन 10 है ना। तो मैं समझता हूं कि t = 0 पे स्पीड है 50, तो t = 1 पर स्पीड जो है वो 50 - 10 हो जाएगी, वो 40 हो जाएगी। t = 2 पे स्पीड और 10 कम हो जाएगी, 30। t = 3 पे स्पीड और कम हो जाएगी, 20। t = 4 पे स्पीड और कम हो जाएगी, 10। और t = 5 पे स्पीड 0 हो जाएगी। ये जर्नी का हाईएस्ट पॉइंट है, जर्नी का हाईएस्ट पॉइंट है। दिस इज हाईएस्ट पॉइंट above the ground।
now the body will start falling back towards earth and will gain a speed of 10 meters per second after falling for each second. अब बॉडी नीचे गिरना शुरू करेगी और हर 1 सेकेंड तक गिर लेने के बाद उसकी स्पीड 10 से बढ़ जाएगी। उसकी स्पीड 10 से बढ़ जाएगी। तो t = 6 पे उसकी स्पीड कितनी होगी? 0 थी ना, ऊपर जाकर रुका फिर वापस आ रहा है। अगर स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो t = 6 पे स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। हाँ 10। शाबाश। अब इस तरह से बस पूरी और भी लिस्ट बना सकते हैं अगर अपने को ग्राफ चाहिए तो। t = 6 पे स्पीड = 10, t = 7 पे स्पीड = 20, t = 8 पे स्पीड 30, t = 9 पे स्पीड 20, t = 10 पे स्पीड 10। उल्टा बढ़ रही है, सॉरी 40 बढ़ रही है, रिटार्डेशन नहीं है। लौटते समय स्पीड बढ़ तो रही है। अब ये इतने सारे पॉइंट, 10 पॉइंट है मेरे पास, तो मैं ग्राफ बना ही सकता हूँ, है ना। 10 पॉइंट हैं तो ग्राफ बना ही सकता हूँ। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लूंगा तो मेरा ग्राफ बन जाएगा। स्पीड टाइम, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया तो ये कि अगर a की वैल्यू 10 है, एक्सीलरेशन अगर 10 है, तो हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। अब मेरे पास ये पॉइंट्स तो हैं, वेरियस में बना सकता हूँ। ये t = 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और स्पीड मुझे पता है ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड है। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। तो 1 सेकंड बाद ये थी, 2 सेकंड बाद ये है, 3 सेकंड बाद ये है, 4 सेकंड बाद ये है और 5 सेकंड बाद ये है। फिर 6 सेकंड बाद भी ये है, 6 सेकंड बाद भी ये है, 7 सेकंड बाद भी ये है, 8 सेकंड बाद भी ये है, 9 सेकंड बाद भी ये है और 10 सेकंड बाद तो पूरा ये वापस यहाँ आई है। ये ग्राउंड है, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये वापस ग्राउंड है। 10 सेकंड के बाद बॉडी वापस ग्राउंड पे आ गई है। ऐसा उसका स्पीड टाइम ग्राफ बन रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेड था। ये स्पीड टाइम ग्राफ। सर सर आपने बोला था t = 0 पे 50 है स्पीड। t = 0 पे 50 बोली थी आपने। हाँ, तो मैंने ग्राफ गलत बना लिया, सॉरी। नीचे से हमने ऊपर देखी है, ठीक कहा आपने। ये स्पीड 50 है, तो इसका मतलब ये स्पीड 50 से ऐसा जाएगी और फिर ये ऐसा जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्पीड पहले 50 से घट के हुई 0। t = 0 पे स्पीड की वैल्यू थी 50। t = 5 पे स्पीड हो गई 0। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये ग्राउंड है और ये वापस ग्राउंड है।
ये स्पीड टाइम ग्राफ है। पहले स्पीड जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती जा रही है, इसकी हाइट यहाँ इंक्रीज होती जा रही है, इसकी स्पीड कम होती जा रही है। 5 सेकेंड्स में अपनी पूरी स्पीड खो देगी, 5 सेकेंड में अपनी पूरी स्पीड खो देगी। इसके बाद स्पीड है 50, 5 सेकेंड में अपनी पूरी स्पीड खो देगी और फिर ये वापस स्पीड पूरी गेन करेगी, फिर ये स्पीड पूरी गेन करेगी। इसके बाद ये स्पीड टाइम ग्राफ ये है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? कुछ भी नहीं। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? सर नथिंग। सर नथिंग। इसका स्लोप डिफाइंड नहीं है। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं होता। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो इसका स्लोप एक्सीलरेशन होता, पर स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप इज नॉट डिफाइंड। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप इज नॉट डिफाइंड। एनीवे, स्पीड की तो बातें हो गई। अब नंबर 2 हम बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। तो लिख दीजिए, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। हालांकि बेहतर वो भी वीटी ग्राफ के टर्म्स में बात करना ही है। बेहतर वीटी टर्म्स के टर्म्स में ही बात करें तो अच्छा है। पर अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं इस समय, डिस्प्लेसमेंट नहीं। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं वो एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ग्राफ डिस्टेंस जो है कंटिन्यूसली बढ़ेगा या थोड़ा बढ़ने के बाद फिर कम भी होगा? कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। है कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहेगा। कंटिन्यूसली बढ़ेगा। लिख दीजिए, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। So for the entire 10 seconds of the journey, for entire 10 seconds of the journey, distance will continuously go on increasing. Distance कभी घटता नहीं है। पार्टिकल जरूर पहले ऊपर जाएगा फिर वापस लौटेगा, पर डिस्टेंस तो फिर भी लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसकी जो डाउनवर्ड जर्नी है ना, मतलब मैं अब इनके रेशियोज की बात कर रहा हूं, मैं डिस्टेंसेस के वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं कि इसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं आपसे इनके रेशियोज की बात कर रहा हूं। ये जो है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 9। डिस्टेंस रेशियो की बात कर रहा हूं। तो ऊपर जाते समय पहले ये ऊपर जाते समय ये कहानी है। इस समय इतने समय में अगर उसने 9 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इतने समय में 7 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतने समय में 5 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतने समय में वो 3 यूनिट्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और शायद आखिरी 1 सेकंड में वो 1 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये जाते समय है और ये कंडीशन लौटते समय, ये कंडीशन लौटते समय। आना और जाना क्योंकि सिमेट्रिक होता है ना, आना और जाना क्योंकि सिमेट्रिक होता है। डिस्टेंसेस की बात में केवल रेशियो के टर्म्स में कर रहा हूं। शायद आपके मन में ये चल रहा होगा और मैं इसलिए उसे यूज भी कर लेता हूं। जो आपके मन में चल रहा है वो आप बता दीजिए। अपवर्ड जर्नी कैसी है, एक्सेलरेटेड की रिटार्डेड? रिटार्डेड। अपवर्ड जर्नी रिटार्डेड है। और वापसी यात्रा? एक्सेलरेटेड। वापसी यात्रा स्पीड तो बढ़ी रही है उसमें, 10, 20, 30, 40, 50। हाँ, तो अब ये अगर इसका एक्सटी ग्राफ मुझे बनाना है, तो
xt ग्राफ बनाना है और शुरू में डिस्टेंस ज्यादा है और बाद में डिस्टेंस कम है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा ऊपर जाते समय 5 सेकंड तक। ये t = 0 है, ये t = 5 है, और उसके बाद फिर ये ऐसा बनेगा, क्योंकि अब डिस्टेंसेस लपक के बढ़ रहे हैं। अब शुरू में डिस्टेंसेस कम हो रहे हैं और उसके बाद डिस्टेंस लपक के बढ़ रहे हैं। पहले 1 सेकंड में ये इतना चला, बाद के 1 सेकंड में इतना चला, फिर 1 सेकंड में इतना चला, फिर 1 सेकंड में इतना चला, और फिर 1 सेकंड में इतना चला, ऐसा कुछ है। ये फिफ्थ, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, और इसके बाद क्या कहानी आ गई? इसके बाद 1 सेकंड में इतना, दूसरे में इतना लौटते समय, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, और पांचवे में इतना। जो डिस्टेंसेस हैं पहले वो कम होते जा रहे हैं, उतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस इसने ऊपर राइज किया, फिर उतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस ऊपर राइज किया, फिर इतने ही टाइम में इतना डिस्टेंस ऊपर राइज किया, और ये हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद बॉडी की जर्नी डाउनवर्ड्स हो गई है, उतने ही टाइम में बॉडी इतना नीचे गिरी, फिर उतने ही टाइम में बॉडी ज्यादा नीचे गिरी, फिर उतने ही टाइम में बॉडी और ज्यादा नीचे गिरी, क्योंकि लौटते समय स्पीड बढ़ती जा रही है ना, तो डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक्सटी ग्राफ रिटार्डेशन का ऐसा बनाते थे और एक्सटी ग्राफ एक्सेलरेशन का ऐसा बनाते थे। बस मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं कि मैं यहाँ एक्सेलरेशन लिखवा पाऊं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला, ग्राफ से बनाया। बस मैं फील कर रहा हूं कि जब ऊपर फेंक रहा हूं तो डिस्टेंसेस कम होते जा रहे हैं। 9 7 5 3 1 ऊपर जब जा रहा हूं तो डिस्टेंसेस कम होते जा रहे हैं। ये कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और लौटते समय ये डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो आपको पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नंबर 3 लिखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी जर्नी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। पहले वेलोसिटी है 50, फिर थोड़ी देर बाद होगी 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और 0। ये अपवर्ड जर्नी है, ये डाउनवर्ड जर्नी है, ये ग्राउंड है। यहाँ वेलोसिटी 50 है, फिर 1 सेकंड बाद 40, और 1 सेकंड बाद 30, फिर और 1 सेकंड बाद 20, फिर और 1 सेकंड बाद 10, और ये 0। ये हाईएस्ट पॉइंट है। ये t = 0 है, ये t = 1 है, ये t = 2 है, ये t = 3 है, ये t = 4 है, और ये t = 5 है। अब इसके बाद में ये t = 5 है, ये t = 6 है, ये t = 7 है, ये t = 8 है, ये t = 9 है, और ये t = 10। अब लौटते समय स्पीड तो 10 20 30 40 50 बोली थी, वेलोसिटी क्या बोलूं? -50, -40, -10। यहाँ से यहाँ तो 0 है, यहाँ वेलोसिटी है -10, यहाँ वेलोसिटी है -20, यहाँ वेलोसिटी है -30, यहाँ वेलोसिटी है -40, और यहाँ ग्राउंड पे वापस वेलोसिटी है -50। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। ये वेलोसिटीज हैं, ये वेलोसिटीज है। वेलोसिटी को आपको ये कहेंगे कि आप नेगेटिव में, वो वैल्यू उसकी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड उसका नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो मैं वीटी ग्राफ बना भी सकता हूँ। ये t = 0 है, ये t = 1, t = 2, t = 3, t = 4, t = 5, t = 6, t = 7, t = 8, t = 9, और t = 10। ये t है, और ये वेलोसिटी है। t = 0 पे वो 50 थी, ये 50, ये 40, ये 30, ये 20, ये 10, और इधर -10, -20, -30, -40, और ये -50। तो शुरू में वेलोसिटी ये है, t = 0 पे 50 है, एक पॉइंट पे ये आ गया, फिर 1 सेकंड बाद ये है, 2 सेकंड बाद ये है,
3 सेकंड बाद ये है, 4 सेकंड बाद ये है, 5 सेकंड बाद तो वेलोसिटी 0 है, 6 सेकंड बाद वो ये है, 7 सेकंड बाद वो ये है, 8 सेकंड बाद वो ये है, 9 सेकंड बाद वो ये है, और फाइनली 10 सेकंड बाद जब ये वापस ग्राउंड पे है तो ये है। ये ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन। ये जो आपका वीटी ग्राफ मिल रहा है ना आपको, ये जो वीटी ग्राफ मिल रहा है ये ऐसा मिल रहा है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती थी, वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती थी, वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। सर ये जो वेलोसिटी, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? यस सर। सर ये वाला पार्ट एक और बता दीजिए ग्राफ अच्छा, के तो आप बारे कह रही हैं तो जोर से बोला करिए भाई, मुझे नहीं सुनाई आता। में। सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला पार्ट। वेलोसिटी हमने देखी t is equal to 0 पे 50 है, तो t is equal to 0 पे 50, फिर t is equal to 1 पे 40, ये t is equal to 1 पे 40, t is equal to 2, ये 2 पे 30, 3 पे 20, 4 पे 10, 5 पे 0, तो यहाँ 6 पे -10। वेलोसिटी ऊपर जाते समय अगर पॉजिटिव थी तो नीचे आते समय वो वेलोसिटी नेगेटिव कहलाएगी। वेलोसिटी वेक्टर है। अब ये -10, -20, -30, -40, -50 हो रही है। ये -10, ये -20, ये -30, ये -40 और ये -50। आप तो केवल ये समझिए कि हाँ ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, बस इतना भी बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना तो वेलोसिटी लीनियरली बढ़ती है, यानी कांस्टेंट रेट पे बढ़ती है। इसलिए ग्राफ यहाँ तो वेलोसिटी रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे घटेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे घट रही है। ग्राफ लीनियर है। हमें यहाँ ये समझ में आना है कि अपवर्ड्स पहले मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में था, और एक बार हमने कहा था जो फर्स्ट मेंशन्ड मोशन होता है उसे यूजुअली उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो हमने पहले अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो ही गई। इसलिए अगर ये +50, 40, 30, 20, 10, 0 हुई तो फिर लौटते में -10, -20, -30 बोलना पड़ा। ऐसा लिख दीजिए, फिर से लिखिए, usually the direction of first motion in the question is taken as positive। ये जरूरी तो नहीं है और ज्यादातर ऐसे ही कर लिया जाता है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यूजुअली जो फर्स्ट मेंशन्ड वेक्टर है, जो भी पहला मेंशन्ड वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, ये कन्वेंशन है। तो फिर इन दैट केस द ऑपोजिट डायरेक्शन will be negative. Opposite direction will be negative. So in this question, upward direction is taken as positive. Upward direction is taken as positive, and downward direction is taken as negative. Upward direction is taken as positive, and downward direction is taken as negative. इसलिए पहले 50, 40, 30, 20, 10, 0 हुई, फिर -10, -20, -30, -40, -50 हुई। ये वीटी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। अगर रिटार्डेशन कांस्टेंट है ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे कम होती है। ये t = 0 है, ये t = 5 है, यहाँ पे वेलोसिटी 50 है और यहाँ पे वेलोसिटी -50 है। ये ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है और ये जर्नी का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है। अब मेरा आपसे ये कहना है कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन।
वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन डिनोट करता है। ये इस जर्नी में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये मोशन क्या है, एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। ये तो रिटार्डेशन है, मुझे मालूम है स्पीड 50 40 30 20 10 0 हो रही है, पर यहाँ स्लोप कैसा है वीटी ग्राफ का? नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो रिटार्डेशन। अभी भी मोशन रिटार्डेड है, अभी भी मोशन रिटार्डेड है। बस यही लिख दीजिए, लिख दीजिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ represents acceleration. Slope of VT graph represents acceleration. Here, the slope is negative throughout the journey. Here, the slope is negative throughout the journey. इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। So the motion of the body is continuously retarded. Motion of the body is continuously retarded. ठीक है? जब ये वापस लौट रहा है तो हालांकि स्पीड तो बढ़ रही है और डिस्टेंसेस भी इसके लौटते समय लपक लपक के बढ़ने लगे थे। स्पीड तो बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50, पर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। वेलोसिटी -10 से -20 हुई है। -10 से -20 होना वेलोसिटी का कम होना कहते हैं। रिटार्डेशन की केवल एक डेफिनेशन है, अगर किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी प्रीवियस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की तुलना में कम हो तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो जब वेलोसिटी -10 से -20 हुई तो कम हुई ना, -20 से -30 हुई तो और कम हुई ना, ये रिटार्डेड मोशन। पूरी जर्नी रिटार्डेड मोशन, पूरी जर्नी रिटार्डेड मोशन। इस ग्राफ का स्लोप थ्रू आउट नेगेटिव है, ठीक है? पूरी जर्नी रिटार्डेड है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या बोलते हो, जब बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे और वहां से लौट रही है तो जी कितना है? एट हाईएस्ट पॉइंट एक्सीलरेशन रिटार्डेशन जो भी आप कहना चाहते हैं वो कितना है? -10। हाँ शांभवी सिंह, आपका आंसर मैंने सुना। दानिश बोलो फिर से जोर से। -10। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन कितना है? सर 0 होगा। हाँ, मैं 0 का ही वेट कर रहा था एक्चुअली। 0 स्वराज ने आंसर दिया। हाँ सर। हाँ, मैं 0 का वेट कर रहा था क्योंकि कुछ लोग बोल जरूर नहीं रहे पर उनके दिमाग में शायद 0 चल रहा होगा, वही मुझे क्लियर करना था। आप जानते हैं ये हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ भी वही स्लोप बरकरार है, वहां भी वही स्लोप बरकरार है। वहां एक्सीलरेशन -10 है, वहां पर भी स्लोप चेंज थोड़ी ना हुआ है वहां पे। ऐसा लिख दीजिए, इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट, इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट A is equal to G, बट -10 कहलाएगा वो। मैग्नीट्यूड तो यार G है ना। एक्चुअली बॉडी पे फोर्स लगातार mg काम कर रहा है और फोर्स अगर mg है तो उसमें एक्सीलरेशन हमेशा g हुआ ना। हाईएस्ट पॉइंट पे भी बॉडी पे mg तो काम कर रहा था ना, हाईएस्ट पॉइंट पे भी बॉडी पे mg तो काम कर रहा था ना। F is equal to ma, mg is equal to ma, तो a is equal to g। हाईएस्ट पॉइंट पे भी वहां का फोर्स था। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड तो नहीं है, अगर एक्सीलरेशन भी नहीं होता तो वही रह जाता ना, वापस क्यों आता? ये वापस उसी डायरेक्शन में आया जिस डायरेक्शन में उसमें एक्सीलरेशन हो रहा था, जहां उस पर फोर्स लग रहा था। ऐसा लिख दीजिए, इफ एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0 and also acceleration is 0, and also acceleration is 0, then the body will remain there। तब बॉडी में मोशन क्रिएट होगा ही नहीं, तब बॉडी में मोशन क्रिएट होगा ही नहीं। अगर वेलोसिटी 0 है तो उसके बाद फोर्स हो
या एक्सेलरेशन हो तो बॉडी में मोशन होगा। तो कहीं भी उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, क्योंकि इस पूरी जर्नी में स्लोप कहीं भी जीरो नहीं है। अगर ये ग्राफ ऐसा होता, अगर ये ग्राफ ऐसा बनता कि यहाँ ऐसा बनता, फिर ये ऐसा बनता और फिर ऐसा बनता, तो आप कहते हैं इतनी देर के लिए स्लोप जीरो है। ऐसा तो कुछ है नहीं, स्लोप तो यहाँ पे भी वही ग्राफ मेंटेन्ड है। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए, वही वैल्यू मिलेगी आपको। तो जर्नी कंटिन्यूअसली रिटार्डेड है, जर्नी कंटिन्यूअसली रिटार्डेड है। इसके बाद वाला मैंने पॉइंट कहा था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए, इसका पूरे 10 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए। तो ये -10 है और ये पूरे 10 सेकेंड्स के लिए, पूरे 10 सेकेंड्स के लिए t इज इक्वल टू ये टाइम है, ये a है, ये a है जो कि इधर पॉजिटिव लिया गया है, इधर नेगेटिव लिया गया है। t इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे। जर्नी में एक्सीलरेशन की वैल्यू g के बराबर है नेगेटिव लगातार। मोशन इज कंटिन्यूअसली रिटार्डेड, मोशन इज कंटिन्यूअसली रिटार्डेड। अगर आप न्यूटन्स लॉ 9th क्लास का समझते हैं तो आपको पता है कि भाई लगातार बॉडी पे फोर्स काम कर रहा है mg। लिख दीजिए, a force mg acts on the body continuously in downward direction, a force mg acts on the body continuously in downward direction। हालांकि इस चैप्टर में मुझे फोर्स की ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए थी आपसे, नहीं तो मैकेनिक्स बन जाएगा, काइनेमेटिक्स नहीं बचेगा। फिर भी ठीक है, समझ रहे हैं उससे आसानी से तो समझ लेते हैं कि बॉडी पे फोर्स mg एक लगातार काम कर रहा है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। देयरफॉर एक्सीलरेशन इन द बॉडी इज g कंटीन्यूअसली डाउनवर्ड्स। एक्सीलरेशन इन द बॉडी इज g कंटीन्यूअसली डाउनवर्ड्स। अब आपकी ये प्रॉब्लम केवल ये बची कि डाउनवर्ड्स को आप एक्सीलरेशन कहते हैं कि रिटार्डेशन कहते हैं। उसमें बात आप समझ रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए कि अगर मैंने बॉडी को ऊपर से ही छोड़ा होता तो इस पे जी डाउनवर्ड्स काम करता और तब मैं इसके मोशन को एक्सीलरेशन कहता, क्योंकि तब मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता। अगर टाइम में यहां से गिनना शुरू कर रहा हूं ग्राउंड से, मैंने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर फेंका, पहले वो ऊपर गया और फिर नीचे आया, उसमें मोशन की प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसमें डायरेक्शंस पहले डिफाइन हो चुकी होंगी। अगर आप ग्राउंड से टाइम गिन रहे हैं तो ये रिटार्डेड है और ये भी रिटार्डेड, पर अगर आप हाईएस्ट पॉइंट से टाइम गिनेंगे तो फिर ये डाउनवर्ड जर्नी एक्सीलरेटेड कहलाएगी। ये समझ में आना चाहिए आपको, ऐसा लिख दीजिए। इफ टाइम इज काउंटेड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ throwing the object upwards, time is counted from the instant of throwing the body upwards, then both the upward journey and the downward journey are retarded. Both the upward journey and the downward journey are retarded. For calculations, न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशंस में इसे रिटार्डेशन मान के आपका आंसर सही आएगा। समझ रहे ना? जब वेलोसिटी -10 से -20 से -30 से -40 से -50 हो रही है तो वो नेगेटिव में बढ़ रही है, इसका मतलब वो कम हो रही है। और जब किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी प्रीवियस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की तुलना में कम हो तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। पहले ऊपर जाते समय हुई 50, 40, 30, 20, 10, 0, ये तो रिटार्डेशन था। लौटते समय -10, -20, -30, -40, -50, इसलिए ये भी रिटार्डेशन। आगे फिर से लिख दीजिए, इफ टाइम इज स्टार्टेड काउंटिंग, if time is counted from the instant when the body begins its downward journey, from the instant when the body begins its downward journey, then downward journey can be treated as accelerated. Then downward journey can be treated as accelerated. Because in that case there is no previous history of motion. In that case
देयर इज नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोशन। अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है तो आप पहले डायरेक्शंस असाइन कर चुके होते हैं। अगर प्रीवियस हिस्ट्री होती है तो पहले आप डायरेक्शंस असाइन कर चुके होते हैं। अब यहाँ डायरेक्शन तो असाइन करने की, अब ये तो एक ही मोशन हो रहा है, बस यहीं से मोशन बिगिन हो रहा है, तो फिर यही डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी 10, 20, 30, 40, 50 हो गई, तो फिर तो ये एक्सीलरेशन। बात समझ में आई? ये ऊपर जाना और नीचे आना, ये पूरी जर्नी न्यूमेरिकल्स के लिए रिटार्डेशन कही जाए तो अच्छा है। और अगर सिर्फ ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन, और अगर आप टाइम यहाँ से गिन रहे हैं और बॉडी नीचे आ रही है तो फिर ये एक्सीलरेशन। हमें तो यही पता है कि हम ऊपर से छोड़ेंगे किसी बॉडी को तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये पूरी जर्नी रिटार्डेड है, और कैलकुलेशंस के लिए अगर आप टाइम यहाँ से गिन रहे हैं तो पूरी जर्नी को रिटार्डेड मानिए, और अगर आप टाइम यहाँ से गिन रहे हैं तो वही मानिए जो आपको सच लगता है, फिर तो हाँ ये वाकई एक्सीलरेटेड है। वो तो वही सब रहा है, बस साइन की, माइनस साइन की वजह से बातें हम पलट रहे हैं। हम अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डिफाइन कर चुके हैं तो फिर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नेगेटिव कहलाएगा, इसलिए वो रिटार्डेशन, वेलोसिटीज यहाँ नेगेटिव है। बस यही कंक्लूजन है कि अगर आप टाइम ग्राउंड से गिन रहे हैं तो ऊपर जाना भी रिटार्डेड है और नीचे आना भी रिटार्डेड है, और अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे छोड़ रहे हैं बॉडी को तो फिर डाउनवर्ड जर्नी एक्सीलरेटेड, राइट। और इवन हाईएस्ट पॉइंट पे उसमें एक्सीलरेशन वही है, माइनस जी। वहां वेलोसिटी तो जीरो है, अगर एक्सीलरेशन भी जीरो हुआ तो बॉडी वापस आएगी ही नहीं, ठीक है। अब इसमें लास्ट आपको पहले तो ये बता दीजिए, पहले तो ये जो वीटी ग्राफ है, ये जो अभी अभी हमने वीटी ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ का पूछ रहा हूं आपसे एरिया कितना है। लिख दीजिए क्वेश्चन कि एरिया ऑफ द अबव वीटी ग्राफ इज 0। हाँ, ये जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही ये नेगेटिव एरिया है। ये 0 है, ये 5 है, ये 50 है, और ये 0 है, और ये पूरा 10 है, मतलब ये 5 है, और ये डिस्टेंस 50 है। तो ये जितना इस ट्रायंगल का एरिया है उतना ही इस ट्रायंगल का एरिया है। ये जो एरिया है ये अपवर्ड जर्नी में डिस्प्लेसमेंट है, और ये डाउनवर्ड जर्नी में डिस्प्लेसमेंट है। पूरे 10 सेकंड्स के बाद तो वापस ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है। लिख दीजिए, because the upward and the downward journey are symmetric, upward journey and the downward journey are symmetric, therefore the area of the triangle, the positive area of the triangle in first 5 seconds positive area of the triangle in first 5 seconds is equal to the negative area of the triangle in last 5 seconds. अपवर्ड जर्नी के 5 सेकंड्स में जो एरिया है वही लौटने वाली जर्नी के 5 सेकंड्स का भी एरिया है, वही लौटने वाली जर्नी के 5 सेकंड्स का भी एरिया है, ठीक है। तो टोटल एरिया 0 है, टोटल एरिया 0 है। पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव साइन देते हैं, नेगेटिव एरिया को नेगेटिव साइन देते हैं, टोटल एरिया 0 है। और वीटी ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। और ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं गिर भी गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। अगर आप मानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फिर ये वीटी ग्राफ सही है। अगर आपको लगता था कि नहीं अपवर्ड जर्नी तो रिटार्डेड है और वापसी यात्रा इसकी रिटर्न जर्नी एक्सीलरेटेड है, तो वीटी ग्राफ का एरिया कभी 0 नहीं आता ना। अगर आपके मन में फिर भी अभी कहीं शंका बची है कि यार ऊपर जाना रिटार्डेड है और नीचे आना एक्सीलरेटेड है, तो वीटी ग्राफ ऐसा बनता तो एरिया 0 थोड़ा ही ना आता। इसका मतलब डाउनवर्ड जर्नी भी रिटार्डेड ही है। आगे बस हमने डाउनवर्ड जर्नी भी रिटार्डेड ही है, तभी एरिया 0 है। लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट इज 0
It means that the object is back at the starting point. Displacement 0 है, it means that the object is back at the starting point. बस। और अब लास्ट है इसमें वही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जब ये यहां जाके यहां आ रहा है ना, तो भी हम डिस्प्लेसमेंट यहां से नापते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है। जब ये यहां जाके यहां आ गया है तो बस इसका इतना सा डिस्प्लेसमेंट बचा है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप ना, तो पहले इसका एक्स ओरिजिन से ये अगर एक्स है तो ये एक्स पहले बढ़ रहा है, फिर एक्स घट रहा है। पहले 9 7 5 3 1 के रेशो में ये कम होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा, फिर ये नीचे गिरेगा। एक्स वापस 0 होना चाहिए। ये ग्राफ की ऐसी उम्मीद है। एक सेकंड में ये इतना 9, फिर एक सेकंड में 5, फिर एक सेकंड में 3, फिर एक सेकंड में 1, 9 7 5 3 और ये 1, ऐसा होगा। ठीक है। अब लौटते समय ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ऐसा होना चाहिए। तो एक पॉइंट ये है, 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 कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है। ये ऐसा कुछ ग्राफ मिलने की संभावना है। ये ऐसा ग्राफ मिलने की संभावना है। यहाँ मैं इसको समझ लेता हूँ कि हाँ, ये पहले इतने समय में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना और फिर इतना। 9 7 5 3 1, फिर ये इसी तरह से वापस 1, ये 3, ये 5, ये 7 और ये 9, ये हो गया। ऊपर जाते समय डिस्टेंसेस इस रेशो में घट रहे हैं, 9 7 5 3 और ये 1। फिर लौटते समय 1 3 5 7 9, ऐसा कुछ आ रहा है। एक्चुअली इस ग्राफ की इक्वेशन है x इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्योंकि मोशन कंटिन्यूअसली रिटार्डेड है ना, तो पूरी इक्वेशन में मैंने g को नेगेटिव लिया है। और ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कुछ पढ़ा था ऐसा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। x is equal to ut minus half gt square। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ हमने पढ़े थे, वहां ये ग्राफ ऐसा आता है और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और इससे दिख रहा है कि फाइनली पार्टिकल का x कितना है। फाइनली पार्टिकल का x कितना है? 0 है। ये टाइम से हम कंफ्यूज होते हैं। टाइम जरूर 10 है और ये भी ग्राउंड है और ये ग्राउंड है। x फाइनली 0 है, पार्टिकल इज बैक ऑन द ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट 0 है। इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता, ये तो डायरेक्ट x बताता है। x इतना है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर x 0 हो गया है या x कम होना शुरू हो गया है। यही फील मेरे को यही इमेजिन करवाना था आपको। ये बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ये x अब इतना कहेंगे, डिस्टेंस ये पूरा होता है और x ये होता है। फिर अब x खाली इतना कहेंगे, फिर अब खाली x कितना कहेंगे, और अब तो x 0 हो गया है। x 0 है, पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आ गया है। बस ये इस तरह से सारे ग्राफ वाले डिस्कशन अब समाप्त होते हैं। और बहुत ही अच्छे से आप इन्हें विजुअलाइज करेंगे तो आपको ग्राफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा फील करिए उसको, ऊपर जाते समय, नीचे आते समय। अगर ये XY ग्राफ होता तो पत्थर ऐसा स्पेस में मेरे को जाते हुए दिखता, और ये XT ग्राफ है तो पार्टिकल जा तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, पार्टिकल ऐसा नहीं जा रहा। ये जर्नी का फोटोग्राफ नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। अब हम फाइनली आगे चलते हैं और अब हेडिंग दे दीजिए। अब ये हेडिंग है
obtaining kinematic equations of constant acceleration motion। इस बात पर ध्यान दें कि हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन यूजिंग ग्राफ्स। ग्राफ्स को हमने काफी समय तक पढ़ा, अब उसकी एक एप्लीकेशन देख रहे हैं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं और से ग्राफ्स की वो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस ऑब्टेन कर रहे हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनके हमें डेरिवेशन की वैसे जरूरत नहीं है, पर स्कूल एग्जाम्स के लिए आपको डेरिवेशन करने पड़ते हैं। तो पहला है, नंबर 1 है VT, V और T में रिलेशन, VT रिलेशन, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ऐसा लिख देते हैं V आफ्टर टाइम t। इसकी इक्वेशन हमें चाहिए। at t is equal to 0, body has initial velocity u and it moves with constant acceleration a in straight line। जब से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, तब बॉडी की वेलोसिटी u थी, फिर वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। अगर ऐसा है तो वेलोसिटी लीनियरली टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती जाएगी। लिख दीजिए आगे, सिंस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, velocity of the body increases linearly with time। Velocity of the body increases linearly with time। ये ग्राफ मैं बना लेता हूं, ये t है, t is equal to 0 पे बॉडी की वेलोसिटी u है, और उसके बाद वेलोसिटी ऐसे लीनियरली बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और थोड़ी देर बाद ये वेलोसिटी v हो गई, तो बस ये v माइनस u है, क्योंकि इतना u है और इतना पूरा v है, और ये थीटा है और ये टाइम t है, तो tan थीटा इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। स्लोप ऑफ vt ग्राफ is equal to acceleration, therefore a is equal to v minus u by t, so v minus u is equal to at और v is equal to u plus at। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, v is equal to u plus at। ठीक है, हमें तो इन इक्वेशंस को न्यूमेरिकल्स में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। इनके डेरिवेशंस वगैरह कई बार पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स में अब आप जितनी ताकत लगा सकते हैं लगाइए। अब एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हुई, यहां से आपकी मेहनत एक्चुअल स्टार्ट होनी चाहिए। अब आप जितनी आप में दम है उतने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए, भले वो बहुत छोटे छोटे हों, पर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स पर डे ज्यादा होने चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। छोटे छोटे न्यूमेरिकलों की नंबर ज्यादा हो इनिशियली, अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस इमीडिएटली बूस्ट अप करना है तो। बड़े बड़े न्यूमेरिकल के चक्कर में ना पड़े, वो आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। इनिशियली पहले इसमें मास्टरी हासिल हो जाए तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है उनका फोबिया निकल जाए। सवाल पढ़ के आपको समझ में आए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अगर ए दिया है उसने और टाइम टी के बाद वेलोसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नंबर 2 लिखिए आगे हेडिंग दे दीजिए, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं।
डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं निकालते हैं हम, कभी डिस्टेंस की बात अब करेंगे ही नहीं। अब हम फाइनली इक्वेशंस में आ गए हैं, जिन इक्वेशंस में से डिस्टेंस निकालना बड़ा मुश्किल होता है। डिस्टेंस निकाला जा सकता है, पर जो इक्वेशंस अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आसानी से देखें। अब डिस्प्लेसमेंट का सवाल ज़्यादा आसान है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको रेडीली हम लोग पढ़ते हैं, पर डिस्टेंस निकालना आसान नहीं होता। ये बात आप वार्निंग में लिख दीजिए, अभी तो इट्स टू अर्ली फॉर यू, पर आप लिख दीजिए henceforth all x या s will mean displacement। कभी आप x से लिखोगे, कभी आप s से लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट को x लिखोगे या s लिखोगे, है ना। देयर इक्वेशंस आर रेडीली नोन। ये जो x है या जो s है, इसकी डिस्प्लेस इक्वेशन हमें आसानी से पता होती है, बट टू कैलकुलेट डिस्टेंस इज वेरी टफ। कैलकुलेट डिस्टेंस इज नॉट इजी, ऐसा मैं बोल सकता हूं। डिस्टेंस निकालना आसान नहीं है, ये कभी आसान नहीं होगा। फ्रॉम दीज इक्वेशंस जब न्यूमेरिकल आएगा तभी आप समझोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी तक आपको डिस्टेंस से प्यार था, आपको लगता था डिस्टेंस वाले सवाल अच्छे हैं, डिस्प्लेसमेंट वालों में गंदे। पर अब हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आप आसानी से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर डिस्टेंस में आपको जर्नी को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि वो सीधी जा रही है कि वापस लौट के आ रही है। अगर वापस लौट के आ रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट अलग इक्वेशन से निकालोगे, ये डिस्प्लेसमेंट अलग इक्वेशन से निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तब डिस्टेंस आएगा। आज के बाद डिस्टेंस निकालना आसान नहीं रह जाएगा। एनीवे, ये ग्राफ फिर से यही ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि बॉडी है यही है, इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t बाद वेलोसिटी v है। ये हम इस पूरा ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एरिया अंडर vt ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा x। एरिया अंडर vt ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा x। ये जो एरिया है ये है ट्रेपेजियम का, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी u प्लस v, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ये हाइट। ये एरिया है, ये डेल्टा x है, मतलब ये x फाइनल माइनस x इनिशियल है, हाफ इनटू u प्लस v इनटू t। मैं x इनिशियल को 0 मान ले रहा हूं। पार्टिकल शुरू में मान लेते हैं, ओरिजिन पे जहां से भी हमने नापा, जहां से टाइम नापा ना, वहीं से x भी 0 माना। इनिशियली x 0 है ऐसा मान लेंगे। अगर वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं इनिशियली x इज इक्वल टू 4, तो फिर x इनिशियल को 4 ले लेंगे, वरना वो 0 ही लिया जाता है। अब हमें बेसिकली न्यूमेरिकल में वो u देते हैं और t देते हैं। वो बोलते हैं बॉडी ने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट किया और 5 सेकंड के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये निकालो। तो वो क्या नहीं देते, v तो वो नहीं देते, वो बोलते हैं इतना u है और इतने टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो फाइनल वेलोसिटी तो वो सवाल में नहीं देते ना। अगर वो फाइनल वेलोसिटी सवाल में नहीं देते तो हमें भी यहाँ से v एलिमिनेट करना चाहिए। ऐसा लिख दीजिए, we are given u and t in numerical। u दिया है और t दिया है, and we have to calculate displacement after time t। We have to calculate displacement after time t। So we should eliminate the term of v। मुझे यहां से वेलोसिटी का टर्म एलिमिनेट कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में मुझे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी नहीं दी होती। जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हाफ इनटू u प्लस v इनटू t। अब खुद v इज इक्वल टू वापस मैं u प्लस at ही डाल लेता हूं। यहां पर मैं हाफ फिर u प्लस v की जगह डाल देता हूं u प्लस at इनटू t। इस v की जगह मैंने u प्लस at डाल दिया, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल में v तो दिया ही नहीं था ना उन्होंने। वो थोड़ी बताते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो केवल इनिशियल वेलोसिटी बताते हैं। अब ये कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये हाफ, तो ये हो गया 2ut
यू 2u हो गया 2ut प्लस 8t स्क्वायर, और अभी हाफ भी मैं ओपन कर दूंगा, जो x है वो जाएगा ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर टाइम t के बाद आपको ये निकालना है कि पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो अगर टाइम t के बाद पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है तो ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को भी हम थोड़ा सा कुछ समझ तो सकते हैं चाहे तो, जरूरी वैसे नहीं है। थ्योरी में ज्यादा डीप ना जाए तो अच्छा है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा करें, मैकेनिकल होके ज्यादा दिमाग लगाए बगैर तो स्कोर बढ़ता है। फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि खाली ये देखता हूँ ना मैं, तो मैं बोलता हूँ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती ना तो इसका इतना डिस्प्लेसमेंट होता, पर एक्सीलरेशन से भी चल रही है ना बॉडी, तो एक्सीलरेशन के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। अगर बॉडी लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही होता। सो लिख तो सकते हैं कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी। जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना उसमें इतना हुआ इनिशियल वेलोसिटी के कारण, and this displacement has occurred due to the component due to the acceleration bus। अगर वेलोसिटी इतनी भी रहती तो इतना डिस्प्लेसमेंट तो हो ही जाता, पर साथ में एक्सीलरेशन भी हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। इन्हें हम ना भी समझें तो चलेगा, इन्हें हम ना भी समझें तो चलेगा। फिर थर्ड लिख दीजिए, velocity to find final velocity after displacement x, to find final velocity after displacement x, to find final velocity after displacement x। ठीक है, सवाल ने दिया क्या क्या है, उसने बोला इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और एक्सेलरेशन इतना है, और डिस्प्लेसमेंट x के बाद फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो सवाल में जिस चीज का जिक्र नहीं हो रहा वो क्या है, जो वेरिएबल आ ही नहीं रहा, ना उन्होंने दिया है ना उन्होंने मांगा है, वो क्या है? टाइम। शाबाश, वेरी गुड। लिख दीजिए here we should eliminate t because t is neither given nor asked। t ना तो दिया है ना मांगा है, तो t को एलिमिनेट करना चाहिए। अगर t ना तो दिया है ना मांगा है तो t को एलिमिनेट करना चाहिए। मांगा तो डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मांगा है इसलिए मैं इस ग्राफ के एरिया से ही स्टार्ट करूंगा। ऐसे लिख दीजिए, since we have to think about displacement, since we have to think about displacement, we will have to start from the area of velocity time graph। We'll have to start from the area of velocity time graph, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है। We will have to start from the area of velocity time graph। तो भाई एरिया तो फिर से वही है, हाफ into sum of parallel sides into distance between them। यही डिस्प्लेसमेंट है। इसे मैं कभी x से लिख देता हूं, कभी s से लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट ये है। पिछले डेरिवेशन में हमने v एलिमिनेट किया था, अभी क्या एलिमिनेट करेंगे? मैं फिर से v इज इक्वल टू u प्लस at से v माइनस u बाय a इज इक्वल टू t निकालता हूं और इसमें पुट कर देता हूं। s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू t, और t की जगह ये डाल दो v माइनस u बाय a, तो s हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, या v स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा 2as।
या वी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमें इन डेरिवेशंस में कोई भी इंटरेस्ट अब नहीं है। स्कूल एग्जाम के ठीक पहले आप इन्हें रिवाइज करके जा सकते हैं, बस इतना ही है इनका मतलब। वो बोलेगा ऑब्टेन फला फला इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, ऐसा आता है पेपरों में सवाल, और ज्यादातर तो वो कहता है ये डेरिवेशंस करिए कैलकुलस मेथड से, ऐसा बोलते हैं। 3 रिजल्ट्स हमने निकाल लिए। पहला था v = u + at, स्लोप से निकाला था। दूसरा था एरिया से निकाला था, s = u + v/2 × t, उसमें v एलिमिनेट कर दिया था तो s = ut + half-t² आ गया था। और तीसरा हमने t एलिमिनेट किया क्योंकि टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं था, तो v² - u² = 2as आंसर आ गया, राइट। अब फाइनली हेडिंग यही दे दीजिए, फिर से हेडिंग दे दीजिए कि डेरिवेशन ऑफ equations of constant acceleration motion, equations of constant acceleration motion by calculus, equations of constant acceleration motion by calculus। हाँ यहाँ ठीक है, इन सब के बहाने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ रिवीजन तो हो ही रहा है हमारा। कैलकुलस का ही कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, बस यही फायदा है। तो पहला नंबर 1 लिख दीजिए कि टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। टाइम t के बाद मुझे वेलोसिटी चाहिए, मतलब मुझे v और t में रिलेशन चाहिए, और ये पता है कि a कांस्टेंट है। तो लिख दीजिए वी हैव टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन a, v एंड t। a तो दिया है, कांस्टेंट दिया है, v और t में रिलेशन चाहिए a के टर्म्स में, v और t में रिलेशन चाहिए a के टर्म्स में। तो आपको क्या लगता है, मैं हाउ शुड आई बिगिन? मुझे a और v और t के बारे में कुछ लिखना है कैलकुलस की भाषा में। Sir, A is equals to dv/dt. बहुत बढ़िया, a = dv/dt, यही कर सकता हूं मैं, और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे v और t में रिलेशन चाहिए a के टर्म्स में, है ना। अब dv = a dt, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dv = ऐसा, पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और फिर दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया है, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब क्या ये a कांस्टेंट है? Yes, sir. अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dv = a इंटीग्रेशन ऑफ dt, ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि a कांस्टेंट है इसलिए वो उसे अंदर रखने की जरूरत नहीं है, बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको सोचना क्या है इसके बाद, टाइम की लिमिट्स और वेलोसिटी की लिमिट्स लिख दीजिए। यहां हम डालेंगे टाइम की लिमिट्स, लिख दीजिए वी हैव टू थिंक ऑफ लिमिट्स ऑफ टाइम एंड द करस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी। जहां dt आ रहा है ना, वहां टाइम की लिमिट्स डालते हैं, जहां dt आ रहा है वहां टाइम की लिमिट्स डालते हैं, और जहां dv आ रहा है वहां v की लिमिट्स डालते हैं। ठीक है, तो यार एट t = 0, t = 0 पे वेलोसिटी कितनी है u, और t = t पे वेलोसिटी है v। टाइम t के बाद वेलोसिटी की जनरल नाम है v। तो मैं ये करने वाला हूं, टाइम की लिमिट्स हैं 0 से t और वेलोसिटी की लिमिट्स हैं u से v। है ना।
पहले मैं a को कांस्टेंट ले आया बाहर, फिर मैंने बोला जो टाइम 0 है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है u और t इक्वल टू t पे वेलोसिटी है v। यहां तक कोई डिस्कशन करना है तो बता दीजिए। अब आप ये मुझे बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dv ये तो होगा v और ये लिमिट्स हो गई, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा t और ये लिमिट्स हो गई। तो v माइनस यू इज टू a इंटू टी माइनस 0, और इसलिए वही रिजल्ट आ गया v माइनस यू इज टू a t, यानी v इज टू u प्लस a t। ये रिजल्ट आ गया। टाइम t के बाद वेलोसिटी हमने निकाल लिया। आपको यहाँ कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी को यहाँ पर कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। वैसे इन डेरिवेशंस का कोई महत्व नहीं है एक्सेप्ट फॉर द स्कूल एग्जाम्स। और इनिशियली तो हाँ आप सब सीखते ही हो, कुछ तो आपने सीखा कि ए कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाला, फिर लिमिट जानना सीखा, फिर जो इंटीग्रेशन ऑफ dv है उसको मैं ऐसा लिखता हूँ e टू द पावर 0 dv। तो ये e टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 होता है, इसलिए v आता है। इंटीग्रेशन ऑफ dv यानी v, ये छोटे छोटे dv के सम को v कहते हैं। छोटे छोटे v को ऐड करेंगे तो बड़ा v आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv यानी v, और फिर लिमिट्स पुट कर दी। ऐसे ही अब अगली हेडिंग दे दीजिए, आप अगली हेडिंग दे दीजिए टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, to find displacement in time t। मुझे x चाहिए, t चाहिए, और पता नहीं a कांस्टेंट है, x और t में रिलेशन चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बिगिन कैसे करूं, बाकी तो मैं पकड़ लूंगा गाड़ी। आई नीड अ रिलेशन बिटवीन x एंड t। तो मेरी इक्वेशन में x और t तो आ रहे होंगे, और a कांस्टेंट है ये मुझे पता है, और निकालना पर क्या है v। v निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है? हेडिंग क्या दी है मैंने अभी? डिस्प्लेसमेंट x आफ्टर टाइम t। हाँ तो मतलब x और t में रिलेशन चाहिए, तो इक्वेशन क्या ले लूं आप बता दो मुझे। v is equal to dx by dt। हाँ, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक्स और t में रिलेशन है, वो तो यहीं से आएगा। मैं पहले v की इक्वेशन ऑब्टेन कर चुका हूं शायद, इसलिए अब मैं आगे ये कर सकता हूं। अगर x पे जाना है, अगर आपको x और t में रिलेशन निकालना है, अगर x और t में रिलेशन निकालना है तो स्टार्ट यहीं से करना होगा। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इसकी वैल्यू मैं एक्चुअली जानता हूं। भाई ये तो मुझे पता है, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो v आएगा, फिर v को इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा। तब v को इंटीग्रेट करने की बारी आ गई है। एक बार इंटीग्रेट करूंगा एक्सीलरेशन को तो v आएगा, और एक और बार इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा। तो एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आई थी बेसिकली, मैं अब उसको इंटीग्रेट फिर से कर रहा हूँ। ये dx हो गया v dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ ऐसा। यहां तक तो ठीक है। ठीक है, अब मैं इस v को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आता हूं। कर लूं क्या ऐसा? नो सर, हैं? नो सर, क्यों नहीं भाई? सर v कांस्टेंट थोड़ी है। v कांस्टेंट नहीं है तो क्या है v? मुझे तो v की इक्वेशन ऑलरेडी पता है, u प्लस at। I know that v is a function of t. This v cannot be taken out of integration sign. This v cannot be taken out of integration sign because it is not a constant.
this v cannot be taken out of the integration sign because it is not a constant. Because it is not a constant. तो बाहर तो नहीं ला रहे तो अब क्या करो, तो लिख दीजिए substitute v, express v as a function of time, express v as a function of time and then integrate, express v as a function of time and then integrate after putting proper limits, after putting proper limits. तो v को तो आप u plus at लिख दीजिए, ऐसा रहने दीजिए, ये ऐसा बन चुका है, ऐसा ये बन चुका है। अब यहाँ x की लिमिट्स डाल दीजिए और यहाँ टाइम की लिमिट्स डाल दीजिए। तो t इज इक्वल टू 0 पे मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू x0 है और t इज इक्वल टू t पे मैं x को कुछ निकाल रहा हूँ x। शुरू में मैं मान लेता हूँ पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है। मैंने देखा कि जब टाइम गिनना शुरू कर रहा हूँ तो पार्टिकल ऑलरेडी जिसको मैंने ओरिजिन माना था, रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन, वहां से 4 मीटर की दूरी पे है। कभी कभी वो ऐसा बता सकते हैं, ज्यादातर तो वो 0 ही रहता है। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, इसके बाद में इंटीग्रेट करूंगा तो ये dx का इंटीग्रेशन है इनिशियल x0 से x तक। इसको मैं अलग ले आता हूं। ये u dt है, u dt 0 से t प्लस a t dt फ्रॉम 0 से t। मैं a को तो अभी भी इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आया। सिर्फ a एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, बाकी सारे वेरिएबल है। सिर्फ a कांस्टेंट है, सिर्फ a को मैं इंटीग्रेशन साइन के बाहर ला सकता हूं। dx का इंटीग्रेशन आएगा x और इसकी लिमिट्स हैं ये आएगा u। अब u भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। इसको तुम एक बार ऐसे ही और लिख देते हैं dx फ्रॉम x0 to x और ये u है। इनिशियल वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट है ना, और ये t dt है, t to the power 1 dt है फ्रॉम 0 से t। अब dx का इंटीग्रेशन आएगा x और आप लिमिट डालोगे x0 से x, फिर आएगा u और फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt is t और ये लिमिट आएगा 0 से t प्लस a और ये आएगा t स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट्स हैं 0 से t। तो x माइनस x0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आंसर आ गया। x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ऐसा रिलेशन नॉर्मली ये होता है, कायदे से रिलेशन ऐसा होना चाहिए। सिर्फ कॉपी नहीं करना है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। स्कूल एग्जाम के लिए इनका महत्व है। स्कूल एग्जाम में बोलते हैं कि कैलकुलस से रिलेशंस ऑब्टेन करिए, अदरवाइज आपको सिर्फ फॉर्मूला भी याद है तो चलेगा। अगर आपको किसी एग्जाम में स्कोर करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपसे न्यूमेरिकल बनने चाहिए और स्कूल एग्जाम के लिए डेरिवेशन बनने चाहिए। ठीक है, इस x से मेरा मतलब है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस x इज इक्वल टू x0। इस x को मैं ऐसा लिख रहा हूं कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो शुरू में क्या था, फिर जितना वेलोसिटी के कारण चल लिया, फिर जितना एक्सीलरेशन के कारण चल लिया। शुरू में पार्टिकल यहाँ था, ये मेरा x ओरिजिन था, ये 0 था, ये x0 था, फिर कुछ पार्टिकल वेलोसिटी के कारण चल लिया और कुछ एक्सीलरेशन के कारण चल लिया। ये जनरल इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम t के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, इससे पता लग रहा है। क्या यूजुअली हम लोग ये x0 की बात करते नहीं है, और इसीलिए आप जो फॉर्मूला लेते हैं वो खाली ये लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों के डिफरेंस को भी यही कह सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम t में वो ये है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस है टाइम t में वो ये है। ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया, ये सेकंड रिलेशन हो गया।
और अब फाइनली थर्ड रिलेशन निकाल रहे हैं। थर्ड है वी एक्स रिलेशन, कैलकुलस से वी एक्स रिलेशन। मुझे वी और एक्स में कोई बात सोचनी है और साथ में मुझे ये भी पता है कि मुझे ये भी दिया गया। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं बिगिन कैसे करूं। मुझे v और x में रिलेशन चाहिए और एट द मोस्ट आई कैन यूज द टर्म ऑफ a which is a constant here. equal to v dv by dx. हाँ, ये थोड़ा यही टफेस्ट है, ये एग्जाम के लिए, आपके स्कूल एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई ऐसी इक्वेशन यूज नहीं करनी जिसमें मेरे पास t आ जाए। लिख दीजिए t is neither asked nor given, न तो t मांगा है न दिया गया है। So we will avoid bringing in the term of t. हम t का टर्म डेरिवेशन में न लाएं तो ज्यादा अच्छा है। t का टर्म डेरिवेशन में न लाएं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ला भी सकते हैं और बाद में एलिमिनेट कर दें। तो मैं अब ये कह सकता हूं कि अगर मुझे vx रिलेशन चाहिए, वो भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, कांस्टेंट रिलेशन एक्सीलरेशन की बात है तो एक्सीलरेशन तो dv by dt है, पर मैं उसे dv by dx into dx by dt लिख सकता हूं। निकालना तो यही है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन dv by dx नहीं है, एक्सीलरेशन तो यही है, एक्सीलरेशन तो यही है। तो dx by dt होता है v, तो एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला आप हमें लेना पड़ेगा। मैंने चेन रूल बनाई, v को x से डिफरेंशिएट किया और फिर x को t से किया। मुझे dv by dt होता है और x का टर्म लाना ही था, तो dv by dx into dx by dt, इस पूरे को मैं v कह दूंगा। अब इस फॉर्मूले में मेरे पास t का टर्म नहीं आ रहा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो v dv is equal to a dx और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम केवल एक बात में आती है कि किस फॉर्मूले से बिगिन करना है। अगर vx रिलेशन चाहिए तो t का टर्म नहीं आना चाहिए, तो ये हो गया v dv by dx। अब इस इंटीग्रेशन में आपको पता है अगला स्टेप क्या होगा। एक्सीलरेशन को बाहर निकालेंगे। एक्सीलरेशन को बाहर निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। और मैं लिमिट्स भी डाल देता हूं साथ में। वेलोसिटी की लिमिट्स है u से v, एक्सीलरेशन को बाहर निकाल देता हूं और x की लिमिट्स है 0 से लेके s। जो पोजीशन है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेता हूं 0 से s है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 और e स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u से v, और ये है dx की लिमिट्स है, ये x है और इसकी लिमिट्स है 0 से s। तो v स्क्वायर पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर दिस लिमिट माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू as माइनस 0। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या असली तो काम की चीजें थी, वो जो ग्राफ्स मैंने आपको पढ़ाए थे उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर ये डेरिवेशंस जो मैंने आज आपको पढ़ाए, ये आप चाहें तो ना पढ़ें, या शुरू में 1-2 बार पढ़ सकते हैं और बाद में आप छोड़ दीजिए। अगर इनके बहाने आप कैलकुलस सीख रहे हैं तो ठीक है, करिए, सीखने को तो बहुत कुछ था। अब हम इसके बारे में सीधे फाइनल समरी लिख लेते हैं। लिख दीजिए समरी ऑफ फॉर्मूले, समरी ऑफ फॉर्मूले। नंबर पहला तो मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू ut। सही है कि गलत? ये सही है, लिख दीजिए इसके आगे ओनली फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होगा तो ये खाली लगाइएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन के लिए u is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और
v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, पर मुझे जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला पसंद है ना, इन सबसे ज्यादा सुंदर फॉर्मूला जो मुझे पसंद है वो है ये। मैं तो डिस्प्लेसमेंट के इस फॉर्मूले पे अलग से 5 स्टार देना चाहता हूँ। जो बेस्ट फॉर्मूला है वो है एस का u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये बेस्ट फॉर्मूला है। आपके दिमाग में तो यही आया करेगा, पर मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है। मैं इस पे 5 स्टार दे रहा हूँ। ये कब खासतौर से काम आता है, जब ना तो ए दिया है ना मांगा है। लिख दीजिए, हेल्पफुल व्हेन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इज नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड। जब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ना तो दिया है ना मांगा है, तो ये बेस्ट होता है। इसका ये भी मतलब है कि अगर वेलोसिटी u से बढ़कर भी हुई है या u से घटकर भी हुई है, u से भी हुई है लीनियरली स्ट्रेट लाइन चेंज के मुताबिक, तो तुम पूरी जर्नी को एवरेज वैल्यू पे कांस्टेंट मान सकते हो। वेलोसिटी अगर u से भी हुई है तो उसकी एवरेज वैल्यू u प्लस वी बाई 2 है ना। इस बात को आप लिख दीजिए। देखिए, when velocity changes from u to v linearly, then the velocity can be considered to be constant throughout the journey. The velocity can be considered to be constant throughout the journey at average value. Velocity can be considered to be constant throughout the journey at average value u plus v by 2. And this is true for any linear variation. इस टाइप की बात आप किसी भी लीनियर वेरिएशन के लिए कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रही है, u से बढ़कर v हुई है या u से घट के v हुई है, तो आप ये मान सकते हैं कि थ्रू आउट उसकी वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 पे कांस्टेंट थी। इसलिए s का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बहुत काम का फॉर्मूला है, मुझे बहुत पसंद है। अगर मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हो रहा है या कांस्टेंट रिटार्डेशन से हो रहा है, तो मैं कभी-कभी मानना चाहूंगा कि उसकी एवरेज वेलोसिटी थ्रू आउट इस वैल्यू पे कांस्टेंट थी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इनटू टाइम लगाऊंगा। तुम ये कह रहे हो कि वेलोसिटी u से बढ़ के v हुई, मैं कह रहा हूं ना कभी u थी ना कभी v थी, वो तो हमेशा इतनी थी, हमेशा u प्लस v बाई 2 थी। मैं ये कंसीडर करना चाह रहा। एवरेज का तो मतलब ही यही होता है ना। वेलोसिटी कभी u थी कभी v थी, मैं कह रहा हूं नहीं, तुम ये मानो कि थ्रू आउट u प्लस v बाई 2 पे कांस्टेंट। और अब एक लास्ट बात तुमसे कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला तुमने u के टर्म्स में निकाला है ना, कभी कभी हमें ये v के टर्म्स में चाहिए होता है। ये ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, जरूरत पड़ती तो इस वैसे इसकी नहीं है, पर फिर भी करना एक बार इंपॉर्टेंट रहेगा। अलग से हेडिंग दे दीजिए, फाइंडिंग s या रीअरेंजिंग s इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी। s को रीअरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी। s का फॉर्मूला एक था बेसिकली ये, इसमें जब तुम v एलिमिनेट कर देते थे तो s का फॉर्मूला आया था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब तुम क्या करो, u एलिमिनेट करो। नो एलिमिनेट u। कैसे करोगे? v का फॉर्मूला u प्लस 80 है, तो u को डाल दो v माइनस 80, पुट इन 1। मैं u को एलिमिनेट कर रहा हूं, और अगर u को एलिमिनेट कर रहा हूं तो आ जाएगा v माइनस 80 प्लस v बाय 2 इंटू टी। s का फॉर्मूला आ जाएगा v t माइनस हाफ 80 स्क्वायर।
ये डेरिवेशन काम का नहीं है, ये इक्वेशन भी ज्यादा काम की नहीं है, नॉट मच यूजफुल, और एक बार पढ़ना जरूरी है। और कहीं कहीं मैं इसका जिक्र करूंगा तो बहुत रेयरली, पर मैं इसको मेंशन करूंगा तो अपने आने वाले सवालों में। एस की सबसे बढ़िया इक्वेशन ये है, तुम्हें जो ज्यादा पसंद है वो ये है, और कभी कभी मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी। बस एक बात तो मुझे ये बता दो कि ये जो इक्वेशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है कि रिटार्डेड मोशन के लिए है? रिटार्डेड Accelerated. ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, क्योंकि मैंने अपने डेरिवेशन में कहीं भी ए को नेगेटिव मैंने तो नहीं डाला, मैंने तो ए को नेगेटिव नहीं डाला। लिख दीजिए, यही बात असली है कि दिस इज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ये माइनस अपने आप आया है, आई बात समझ में? एस की बेसिक इक्वेशन जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है वो ये है, जो आप यूज करते हैं वो ये है, और कभी कभी ये भी है, पर ये सब एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। मैंने ए को कहीं भी नेगेटिव कहा नहीं है, आई बात समझ में? भाई अगर बॉडी एक्सेलरेशन से चल रही है तो ये कह रहा है कि अगर फाइनल वेलोसिटी v से बॉडी चलेगी, वेलोसिटी लगातार v ही रहे, तब तो ज्यादा दूरी तय कर लेगी ना, उतनी तो की नहीं है तो थोड़ी माइनस करो ना। इसको अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। अगर फाइनल वेलोसिटी में मेरी वेलोसिटी 2 से बढ़कर 10 हुई है और ये टर्म कह रहा है 10t, अगर मेरी वेलोसिटी 10 पे कांस्टेंट रहती तो मैं इतना डिस्प्लेसमेंट मेरे अंदर होता, पर इतना तो होगा नहीं, तो थोड़ा माइनस करना पड़ेगा ना। यहाँ क्या था, अगर तुम्हारी वेलोसिटी u पे कांस्टेंट है, 2 पे कांस्टेंट है, तो तुमने इतना चला, और एक्सीलरेटेड भी है तो इतना और ऐड करो। अब 2 से 10 हुई है तो तुमने लगातार तुम्हारी स्पीड 10 तो नहीं है, ये टर्म तो तुम्हें वो दे रहा है डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने 10 से तय किया है, अगर उसकी स्पीड 10 पे कांस्टेंट होती तो। इसलिए मुझे इसमें से कुछ माइनस करना पड़ता है। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, याद कर लो कि भाई अगर एक्सेलरेटेड मोशन की 3 इक्वेशन है मेरे पास, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। अगर रिटार्डेशन बोलोगे तो मैं इस ए को नेगेटिव डाल दूंगा, इस ए को नेगेटिव डाल दूंगा। फिर लिख दीजिए लास्ट में फॉर रिटार्डेड मोशन, फॉर रिटार्डेड मोशन, अगर रिटार्डेड मोशन है तो भी ये इक्वेशन तो यही रहेगी, और वो वाली इक्वेशन ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर बन जाएगी, और तीसरी इक्वेशन vt प्लस हाफ एटी स्क्वायर बन जाएगी। अगर रिटार्डेड मोशन होगा तो ये 3 इक्वेशंस, अगर मोशन रिटार्डेड होगा तो ये 3 इक्वेशंस होंगी। बस, that is all for now. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir.